कमला दादी और प्रेम दादाजी दोनों गांव में रहते हैं। उनकी बहू और बेटे सभी बाहर रहते हैं। बड़ा लड़का दिल्ली में रहता है और दूसरा बेटा देहरादून में। बड़े बेटे के 2 लड़की और 1 लड़का है। दोनों लड़कियों की शादी हो गई है और बेटा गौरव MBBS करके वहीं एक क्लिनिक चलाता है। छोटा बेटा जो देहरादून में रहता है, उसका भी एक बेटा और 1 बेटी है। बेटी अभी किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा रही है और बेटे ने PCS की परीक्षा पास करके लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर उत्तरकाशी में जॉब करता है। दादा दादी दोनों देहरादून और दिल्ली रहना कम पसंद करते हैं, इसलिए वो गांव में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि गांव का जो स्वच्छ वातावरण है, शुद्ध आबो हवा है, वो उनको मिल ही जाती है। दादा दादी दोनों खुश रहते हैं, अपने मन मर्जी का खाते हैं, अपने मन मर्जी से रहते हैं, समय निकालने के लिए आस पड़ोस में चले जाते हैं। गांव में भी उनके जैसे ही बुजुर्ग लोग रह रहे हैं। बस अपने नाती नातिनों और अपने बेटे बहू की बातें और जो खबरें उनको मिलती हैं, वो आपस में साझा कर लेते हैं। दिल्ली वाले बेटे और देहरादून वाले बेटे उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन दादा दादी कहते हैं कि हम घुटन भरी जिंदगी में उन बंद जेलों में नहीं रह सकते। हमारे लिए ये गांव और अपने पुरखों का मकान ही बहुत है। बस अब आप लोग अपनी राजी खुशी भेजते रहना। कभी बीमार पड़ गए तो फोन करके आपको बता देंगे। बस थोड़ा दवाई दारू कर देना। बाकी बुढ़ापे में रोग व्याधि तो लगा रहता है, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कमला दादी गांव में अपनों की बातें सुनाती रहती है और कहती है, मेरा एक पोता डॉक्टर है और एक सरकारी विभाग में काम करता है। पोतियां भी अपने ससुराल में बाल बच्चों सहित खुश है। इससे ज्यादा बुढ़ापे में और क्या चाहिए। देहरादून वाला नाती सौरभ, जो उत्तरकाशी में इस समय पोस्टेड है, उसने एक दिन अपने दादा दादी को फोन किया और कहा कि दादाजी दादी जी को लेकर आप देहरादून आ जाओ। मैं भी छुट्टी आ रहा हूँ, कुछ दिन आपके साथ बिताना चाहता हूँ। जब से उत्तरकाशी आया हूँ, तब से गांव से कुछ अलग ही लगाव हो गया है। मैं आपसे गांव के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं गांव की परिभाषा समझना चाहता हूँ, वहाँ की व्यथा जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने व्यावहारिक रूप से गांव को अब करीबी से देखना शुरू किया है। दादाजी ने कहा, सौरभ, बहुत खुशी हुई कि तुम्हें गांव के प्रति लगाव हुआ है। हम भी कुछ दिन के लिए देहरादून आना चाहते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से और इस महामारी के कारण हम आने में डर रहे हैं। बेटा, जो इधर गाड़ी वाले भी हैं, उनको सवारियां नहीं होने से वो जाने के लिए मना कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ, इन बेचारों की रोजी रोटी भी प्रभावित हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, समय समय का फेर है। खैर, अगर तुम हमें ले जाना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे। सौरभ ने कहा, दादाजी ठीक है, मैं पहले गांव आ जाता हूँ, फिर उसके बाद हम वहीं से देहरादून चल लेंगे। ये सुनकर दादी भाव विभोर हो गई और कहने लगी कि बेटा, ध्यान से आना, इधर सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं। आप तो जानते ही हो कि पहाड़ों की स्थिति क्या है, इसलिए गाड़ी सोच समझ कर चलाना, और जब निकलेगा तो मुझे फोन कर देना थोड़ा। ठीक है दादी, बस मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस दिन आऊंगा। ये कहकर सौरभ ने फोन काट दिया। इधर दादी ने देहरादून जाने की तैयारी शुरू कर दी। घर में रखी दाल, गहत की गथुड़ी, हल्दी, घर की मिर्च
और अन्य सामानों की पोटली रखनी शुरू कर दी। 1 किलो गाय का घी गांव से करवाया और शहद की बोतल भी रख दी। शाम को फिर सौरभ का फोन आया कि दादी जी मैं कल दिन तक पहुंच जाऊंगा। दादा दादी ने अपने अपने पहनने के कपड़े रख दिए। दादाजी आज भी वही मिर्जाई और काली टोपी पहनना नहीं छोड़ते हैं। इधर दादी ने अगेती मक्की पड़ों से ले आई है और गांव के बिज्जू आम के 2 थैले तैयार कर लिए हैं। साथ में अरबी के पत्तों के पत्यूड़ और बांस की कलियों को उबाल कर रख दिया है। दादा दादी अपनी तरफ से हर वो छोटी चीज थैले में भर रहे हैं, बस कोई खाने पीने की चीज छूट ना जाए। दादाजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और दादी ने कुछ मक्की चूल्हे के ऊपर गरम करने के लिए रख दी हैं। आज दादी ने उड़द की दाल बनाई है और साथ में खीर भी। दूध गांव की एक बहू ने दे दिया था कि तुम्हारा नाती आ रहा है, चाय बनाने के लिए काम आ जाएगा। लेकिन दादी का प्यार इतना कि उन्होंने खुद काली चाय पी और दूध खीर के लिए रख दिया। उधर सौरभ भी अपनी कार से गांव पहुंच गया है। सड़क गांव के ऊपर से जाती है, तो उसने गाड़ी एक किनारे पे लगा दी। बैग लेकर गांव के रास्ते पर जाते हुए मोबाइल से फोटो कैद कर ली, साथ में सेल्फी अलग अलग एंगल से ली और चलते चलते अपने घर में पहुंच गया। दादा दादी को प्रणाम किया। फिर दादी ने गांव के छुए का ठंडा पानी पिलाया। तो सौरभ ने कहा कि दादी ये फ्रिज कब लेकर आए आप? दादा ने कहा बेटा ये फ्रिज तो हमारे पुरखों के जमाने का है। न जाने कितनी पीढ़ियों ने इस फ्रिज के पानी को पिया होगा। बेटा ये हमारा गांव का पुराना पानी का स्रोत है। 1-2 दिन से नल में साफ पानी नहीं आ रहा था, तो सुबह 1 गैलन पर भर कर ले आया था। उधर दादी चाय और मक्की भूनकर ले आई। फिर थोड़ा आम भी रख दिए और थोड़े जामुन भी नमक लगाकर थाली में सामने रख दिए। सौरभ ने हंसते हुए कहा कि दादी इतना नहीं खा पाऊंगा मैं। इस पर दादी ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, क्यों? वो पिज्जा बर्गर कूड़ा कबाड़ तो खा लेते हो, इन चीजों को खा लोगे तो कुछ कमजोर नहीं हो जाओगे। उधर दादा के साथ बात करते करते सौरभ को नींद की झपकी आने लगी, तो दादा ने कहा बेटा आराम कर लो। खिड़की के पास चारपाई में लेट गया। ठंडी ठंडी हवा ने सौरभ को नींद की आगोश में ले लिया। 2 घंटे तक सोया रहा, लेकिन ऐसी सुकून की नींद उसे सालों बाद आई। दिन के 2 बज गए थे। दादा ने सौरभ को झकझोरते हुए उठाया और कहा कि पहले खाना खा लो फिर सो जाना। सौरभ मन मसोर कर उठा और मुंह हाथ धोकर नीचे रसोई में ही खाना खाने चला गया। घर की उड़द की दाल और उसमें तैरते घी ने भूख बढ़ा दी। आज के खाने में स्वाद कुछ अलग ही था। खाना खाने के बाद दादी ने खीर रख दी। इस खीर में कोई मेवे नहीं पड़े थे, बस दूध ही दूध में पका रखी थी, लेकिन स्वाद लाजवाब था। बस उंगली चाटते रह गया। शाम को सौरभ पूरे गांव में घूमा। 1-2 युवा नजर आए, बाकी सब प्रौढ़ और बुजुर्ग थे। फिर शाम को घर आकर चौलाई की सब्जी खाई और अरबी के पत्तों का पत्यूड़। उसके बाद कुछ देर फोन में दिन भर की सुर्खियां देखी और सो गया। यहाँ उसे 9 बजे रात ही नींद आ गई। सुबह जल्दी उठ गया। दादा दादी ने नाश्ता तैयार कर लिया था। नाश्ता करने के बाद देहरादून जाने के लिए गांव से निकल पड़े। रास्ते में जाते हुए दादी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नौकरी में क्या काम है? गौरव तो डॉक्टर है,
तो वो मरीज देखता होगा, लेकिन तुम क्या करते हो? सौरभ ने कहा, दादी मैं इंजीनियर हूँ। जो सड़कें पुल सरकार बनवाती है उसका सारा काम हम ही लोग देखते हैं। जितनी भी सड़कें सरकार के द्वारा बनती हैं हमारा विभाग ही बनवाता है। दादी नाती की बात ध्यान से सुन रही थी। जब सौरभ ने अपनी बात पूरी कह दी तो दादी ने कहा कि नाती बहुत अच्छा काम है तुम्हारा। नाती मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सौरभ ने कहा, दादी बोलो, क्या कहना चाहती हो? दादी ने जो कहा उसे सुनकर दादा और नाती भौचक्के रह गए। दादी ने कहा, सौरभ तुम्हारा सड़क बनाने का काम है, तुम सरकार से कहना कि ऐसी सड़क तो तुमने बहुत बना दी जो गांव को शहर की ओर लेकर जाती है। ऐसी कोई सड़क है जो शहर की सुख सुविधाओं को गांव की ओर लेकर आए? बेशक गांव में सड़कें आई हैं, लेकिन उन गांव के लोग उतने ही जल्दी ही गांव छोड़कर चले गए हैं। बेटा, यदि गांव खाली हो गए तो तुम्हारी जड़ें खुद ही खोखली हो जाएंगी। बिना जड़ के तो हरा भरा पीपल का पेड़ भी खूंट बनकर रात को भूत नजर आने लगता है। अगली बार जो भी सड़क बनवाओगे उसे शहर से गांव की ओर जोड़ना, ना कि गांव को शहर से। बेटा, हमें 2-4 दिन बाद तुम ही गांव छोड़ देना, क्योंकि काया भले ही तुम्हारे साथ जा रही है, मन तो गांव में ही रमता है। दादी की बात सुनकर दादा और नाती एक दूसरे के मुंह में एक टक देखते रहे। लेकिन दादी की कही बात सौरभ को अंदर तक झकझोर गई। उसके बाद उसने गांव में ही पोस्टिंग करने और शहर में कभी ट्रांसफर नहीं करवाने की सोची। उसके बाद सौरभ और दादा दादी देहरादून आ गए। लेकिन जब सौरभ पुनः अपनी ड्यूटी पर गया तो जिन गांव में सड़क विवाद चल रहा था या उनका काम लंबित पड़ा था उसे निपटाने में लग गया है।